नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। इस खास पेशकश में आज बात छत्तीसगढ़ की, जहां सत्ता की कुंजी ढूंढने बीजेपी बस्तर में चिंतन मनन कर रही है। मंगलवार को बीजेपी के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का बस्तर में आगाज हो चुका है। आज चर्चा इसी मसले पर कि बस्तर में 2023 की जीत का ब्लूप्रिंट तैयार बीजेपी करेगी। बस्तर के जरिए आदिवासी बेल्ट में खोई जमीन पाने की कोशिश होगी। बात यह भी होगी कि बस्तर से निकलेगी बीजेपी की सत्ता में वापसी की राह। सवाल यह भी होगा कि पहली बार संघ के पदाधिकारियों को सीधे निमंत्रण के आखिर मायने क्या हैं। इतना नहीं, बस्तर का चिंतन शिविर कांग्रेस की चिंता बढ़ाने में कामयाब तो नहीं हो पाएगा, यह भी सवाल होगा। इस पर बातचीत के जरिए हम मेहमानों से भी चर्चा करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। माना जाता है कि बस्तर में जो बाजी मारता है, सत्ता की चाबी उसी के पास होती है। मतलब छत्तीसगढ़ में सत्ता की राह बस्तर के रास्ते ही निकलती है। लिहाजा 15 साल छत्तीसगढ़ में सत्ता पर काबिज रहने वाली बीजेपी अब 2023 में अपने सियासी वनवास को खत्म करने के लिए बस्तर में 2023 की जीत का ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुट गई है। दरअसल बस्तर में बीजेपी के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आगाज मंगलवार को हो गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर बस्तर ही क्यों? तो बस्तर संभाग में विधानसभा की 12 सीटें हैं। 2018 में बस्तर में कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी। बीजेपी सिर्फ 1 सीट दंतेवाड़ा की जीत पाई थी। बाद में हुए उपचुनाव में बीजेपी दंतेवाड़ा सीट भी हार गई, यानी अभी बस्तर बीजेपी मुक्त है। 2013 में बस्तर में कांग्रेस 8 और बीजेपी 4 सीटें जीती थी। इससे पहले 2008 में कांग्रेस 1 और बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। इससे पहले 2003 में कांग्रेस 3 और बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। 1999 में कांग्रेस को बस्तर की 11 तो बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। 1999 और 2018 के अलावा ज्यादातर बीजेपी का बस्तर संभाग पर कब्जा रहा है। दरअसल बस्तर से बीजेपी को इतनी उम्मीदें क्यों हैं, इसकी भी एक खास वजह है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य का गठन नवंबर 2000 में हुआ था। 2000 से 2003 तक 3 साल छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार रही। 2003 में बीजेपी ने विजय छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया था। तब बस्तर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु बना था। यहाँ बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश प्रभारी राजनाथ सिंह आए थे। राजनाथ सिंह की अगुवाई में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी। यहीं से सत्ता पाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तब वरिष्ठ नेता बलिराम कश्यप ने अतिथियों का भव्य स्वागत किया था। इस दौरान लखीराम अग्रवाल, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रमन सिंह, रमेश बैस, दिलीप सिंह जुदेव यहाँ जुटे थे। इन दिग्गजों की बनाई व्यूह रचना से कांग्रेस के किले को 2003 के विधानसभा चुनाव में भेदा गया था। दरअसल छत्तीसगढ़ में आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक है और 2018 में आदिवासी बेल्ट में पिछड़ने से ही बीजेपी के 15 साल के शासन का अंत हो गया। जानकारी के मुताबिक सरगुजा संभाग में कुल 14 सीटें हैं। इनमें से 9 आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। बाकी बची 5 सीटों पर भी एसटी वोटर निर्णायक हैं। 2018 के चुनाव में सरगुजा संभाग से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। छत्तीसगढ़ में बस्तर और सरगुजा संभाग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। बस्तर और सरगुजा संभाग में विधानसभा की 26 सीटें हैं। इस वक्त बस्तर और सरगुजा में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। छत्तीसगढ़ की कुल 29 एसटी रिजर्व सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीट है। मतलब छत्तीसगढ़ में आदिवासी बेल्ट पर बीजेपी लगातार सिमटती गई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भले ही 2023 में होनी है, लेकिन चुनावी बिसात 2021 में ही बिछने लगी है। खास तौर पर बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी के लिए बेचैन है। बीजेपी संगठन में इन दिनों बड़ी हलचल ये बताती है कि पार्टी ने आगामी चुनाव की तैयारी में जोर आजमाइश शुरू कर दी है। चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए, सरकार की घेराबंदी करने के लिए बीजेपी ने अपने अभियान की शुरुआत बस्तर से की है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ एक चिंतन शिविर 2023 के चुनाव को लेकर बीजेपी की तमाम सियासी चिंताओं को मिटाने में कारगर साबित हो पाएगा? इसका जवाब भी शायद भविष्य के गर्भ में ही है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो मुद्दा काफी गंभीर है।
चर्चा बेहद महत्वपूर्ण अब बस्तर में होनी शुरू हो चुकी है। चलिए हम भी चर्चा करते हैं कि आखिर इन 3 दिनों तक बस्तर में आखिर भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर में होने क्या वाला है। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कई सवाल उनसे रहेंगे जिनका वो जवाब देंगे। अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, सबसे महत्वपूर्ण चर्चा आप ही से शुरू करते हैं। हाल ही में राहुल गांधी के बस्तर आने का ऐलान ही हुआ था और आपने बस्तर में चिंतन और मंथन शुरू कर दिया। कहीं ये चिंता तो नहीं राहुल गांधी के आने के पहले की? जी नहीं, चिंतन शिविर होते हैं, होते हैं। भारतीय जनता पार्टी है, पार्टी हुआ करती थी उस समय से है। और चिंतन और कार्य योजना बनाना ये राजनीतिक पार्टी का एक कार्य योजना रहती है। और जैसे आप देख लो, उससे पहले भी बस्तर में, अंबिकापुर में अलग अलग स्थानों पर चिंतन शिविर पहले भी हुआ करते थे या राजनीतिक सम्मेलन हुआ करते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। और राहुल गांधी जी जो आ रहे हो, तो हालांकि कांग्रेस की आंतरिक मुद्दे की बात है। राहुल गांधी जी को बुलाया गया है यहाँ पे सीज फायर करने के लिए। जो कांग्रेस की जो आंतरिक कलह चल रही है, जिसमें हर हफ्ते हर 2 दिन क्या में मुख्यमंत्री जी और सिंहदेव जी बार बार दिल्ली जाते हैं, दिल्ली का दौरा करते हैं और शक्ति प्रदर्शन करते हैं। ये हमारी चिंतन शिविर वो बहुत पहले से तय थी। अब ये कांग्रेस को तय करना है कि राहुल गांधी जी को बस्तर में लाए। बहुत अच्छी बात आपने कही, आप लोग चिंतन मंथन करते रहते हैं। 2018 में भी कुछ इसी तरह का चिंतन मंथन हुआ था, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा लाभ मिलता हुआ तो दिखाई नहीं दिया। राजीव जी जी देखिए, राजनीतिक पार्टी है, काम करती है, जनता के बीच में जाती है, जनता की समस्याओं को समझती है, सुलझाती है। तो ये हमारा हमेशा का काम है। अब 2018 में जो जनता ने जो निर्णय दिया, हम उससे शिरोधार्य करते हैं, नम्रता से स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके लिए हम बैठ जाए ऐसा नहीं है। हमारा चिंतन तो, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पार्टी है, इसकी जो अपने जो मायने हैं कि जो हमारा ध्येय है कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय की योजना थी वो जन जन तक पहुंचे और भारत माँ परम वैभव शिखर पर पहुंचे, ये हमारा मुख्य ध्येय है। इसलिए हम लगातार काम करेंगे। सत्ता आती जाती रहेगी, कोई बात नहीं है। और देखिए, सत्ता तो एक माध्यम है लोगों को, इस ध्येय को सफल करने में कहीं कमी तो रही होगी ना, तभी तो 15 सीट पर सिमट गए। 15 साल की पार्टी जिसने सत्ता हासिल की, 15 साल तक पूरे प्रदेश में सत्ता चलाई, वो अगर 15 पर सिमट जाए तो कहीं इस ध्येय में थोड़ी बहुत तो कमी नजर आई होगी ना सर? ध्येय में नहीं, देखिए सर, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ था और उस गढ़ को भेजकर हमने 3 बार, हमको जो 3 जनादेश मिला है वो बहुत बड़ी बात है कि 3 बार। तो सर 15 साल का आपका भी गढ़ था, उसे भी तो कांग्रेस ने भेदा ना। हाँ, तो ठीक है। देखिए, जनता की निर्णय जो भी होते रहते हैं, परिवर्तन और लोकतंत्र है, परिवर्तन होते रहेंगे। तो अगर परिवर्तन हुआ तो उसे स्वीकार करते हैं। आगे हम जनता के बीच में। अच्छा, मैं अभय जी का रुख करूंगा। इससे पहले राजीव जी संक्षेप में एक और चीज बता दीजिए, क्या होगा 3 दिन तक, किस बात को लेकर चिंतन मंथन करने वाले हैं आप? देखिए, चिंतन मंथन करते हैं, उसमें राजनीतिक बातें हैं, सामाजिक बातें हैं, किस प्रकार से हम वन बंधुओं के बीच में अपनी बात पहुंचा सकें, किस प्रकार से हम जो बस्तर की सीधा है उसको बदल सकें। और माँ दंतेश्वरी की पवित्र भूमि है जहाँ से हमें सत्ता की चाबी मिली थी 2003 में। तो ये बातें हैं कि अलग अलग जगह पे राजनीतिक शिविर या राजनीतिक जो सम्मेलन होते हैं, चिंतन शिविर होती है, ये हमारी परिपाटी है, कोई नई बात नहीं है। और ये 3 दिनों के शिविर में निश्चित रूप से जो बातें निकल कर आएंगी, जैसे समुद्र मंथन हुआ था और शिव जी ने अमृत दिया था, उसी प्रकार से ये मंथन होगा। उस मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा वो जनता जनार्दन। चलिए, वाकई देखने वाली बात होगी कि अमृत कितना महत्वपूर्ण आपके लिए होता है, क्योंकि चिंतन और मंथन जब जब होते हैं और जब जब इस तरह से मंथन हुआ है तो सिर्फ अमृत ही नहीं, विश्व भी निकला है। अब वो किसके लिए कारगर साबित होता है और अमृत किसके लिए, इसका भी जवाब आप दीजिएगा। साथ में रखें अभय नारायण जी राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी, बीजेपी का ये मंथन चिंतन शिविर बस्तर में चल रहा है, राहुल गांधी भी बस्तर दौरे पर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले बीजेपी के इस चिंतन मंथन से कहीं चिंता तो कांग्रेस की नहीं बढ़ रही? लोकेंद्र जी, कांग्रेस को चिंता देश की है, लोकतंत्र की है, छत्तीसगढ़ के जनता की है। और कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई देश में लड़ रही है, तो जनता को विकास का रथ दिखाने के लिए और विकास करने के लिए छत्तीसगढ़ में सरकार के रूप में काम कर रही है। कांग्रेस अपना चिंतन करती है, सिद्धांतों पे चलती है।
रही बात बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर की, जिसको लेकर आज आप डिबेट कर रहे हैं, जिस पर आज बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी का मैं सुन रहा था अभी कि यहाँ समुद्र मंथन होगा, उसमें अमृत भी निकलेगा, अमृत निकलेगा, विष निकलेगा। उनका अमृत है सत्ता। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण ही सत्ता के लिए हुआ। ये सत्ता के लिए कब जनता पार्टी में चले जाते हैं, कब जनसंघ का नाम रख लेते हैं और कब ये भारतीय जनता पार्टी बन जाते हैं। और सत्ता के लिए कब किस देश में, किस राज्य में, किस पार्टी के साथ मिल जाते हैं, ये इनका चिंतन केवल और केवल सत्ता का चिंतन है। बस्तर में चिंतन करना चाहिए था किसान नीति को लेकर। तो ये चिंतन, ये चिंता और चिंतन क्या कांग्रेस में नजर नहीं आती? देश के किसान संघर्ष कर रहे हैं, देश के किसान लड़ाई लड़ रहे हैं। जब परिवर्तन के लिए दिल्ली तक की दौड़ लग जाए तब ये चिंता और चिंतन कांग्रेस में नजर नहीं आता। कांग्रेस किस परिवर्तन के लिए दौड़ लग रही है? कौन सा परिवर्तन होने वाला है? कहाँ परिवर्तन होने वाला है? परिवर्तन 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता ने कर दिया है और जनता का परिवर्तन होता है। हम लोग उत्तराखंड नहीं है कि 6 महीने में 3 मुख्यमंत्री खोज रहे हैं। ये चिंतन करने वाले लोग उत्तराखंड में 3 परिवर्तन कर चुके हैं, मध्य प्रदेश में विधायक और सांसद खरीद के सरकार गिरा चुके हैं। तो हम लोग को चिंतन की आवश्यकता परिवर्तन के लिए और सत्ता के लिए नहीं करनी होती। हम लोकतंत्र को बचाने का चिंतन जरूर करते हैं और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। नहीं, अगर इनको सत्ता की चिंता है और सत्ता की चिंता के लिए ये चिंतन कर रहे हैं, अभय जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर बीजेपी सत्ता की चिंता के लिए चिंतन कर रही है तो क्या कांग्रेस को आने वाले चुनाव की कोई चिंता नहीं? निश्चिंत है आने वाले चुनाव को लेकर भी कांग्रेस? कांग्रेस चिंतन कर रही है कि 2023 में और 2024 में 2023 में छत्तीसगढ़ का विकास इसी तरह चलता रहे और हम पुनः सरकार बनाएं, उसका चिंतन हम कर रहे हैं। लेकिन जनता को और क्या विकास की बात करें और कौन सी नई योजना लाएं और कौन जनता के हित में काम करे, ये बस्तर में चिंतन कर रहे हैं कि 2023 में इनका चेहरा कौन होगा, 2023 में इनका नेता कौन होगा। ये चिंतन कर रहे हैं कि सरोज पांडे का और प्रेम प्रकाश पांडे का झगड़ा कैसे कम होगा, धर्मलाल कौशिक और अमर अग्रवाल का झगड़ा कैसे कम होगा, राजेश मूणत और बृजमोहन का झगड़ा कैसे कम होगा। पहले एक सूची जारी होती है कि बस्तर में इन नेताओं को आना है, वो नेता बिलासपुर से रवाना होकर रायपुर पहुंच जाते हैं, फिर सूची कैंसिल हो जाती है, नहीं आपको नहीं आना है, वो नेता वापस किए जाते हैं। बड़ा दिलचस्प है। कांग्रेस पार्टी के झगड़े आपको समझ नहीं आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं और विपक्षी पार्टी के झगड़े आप खुलकर बयां कर रखे हैं और वो जब बता भी रखे हैं। खैर दिलचस्प है सर, अपनी पार्टी के अंदर भी थोड़ा सा देखना चाहिए। हालांकि बीजेपी से मैं भी जवाब लूंगा। राजीव जी सवाल ये क्यों बता रहा हूँ, जी बता रहा हूँ कि बोलिए सर। इस प्रदेश में 7 दिन से भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल की बात कर रही है और भारतीय जनता पार्टी 15 साल की बात करे। भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता 15 साल की बात कांग्रेस, ठीक है उनसे जवाब ले लेते हैं अभय जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हर सवाल को आप घुमाते फिराते रखे। लौट रहा हूँ अभय जी, लौट रहा हूँ आपके पास, लौट रहा हूँ अभय जी, लौट रहा हूँ। राजीव जी सवाल यही है कि इस चिंतन मंथन में बस्तर में मंथन कर रखे हैं, बस्तर की 12 सीटें और सरगुजा से लगे हुए 14 सीटों को आप साधने की कोशिश कर रखे हैं, लेकिन इस चिंतन मंथन में आपने बस्तर के ही नेताओं को नहीं बुलाया, मात्र 6 से 7 नेताओं को आमंत्रित किया गया, बड़े ही गोपनीय तरीके से फोन करके उन्हें बुला लिया गया। बाकी नेता राह तकते रखे कि इतना बड़ा मंथन हो रहा है और हम तो बैठे हुए हैं। ये भारी नहीं पड़ जाएगा आपके ऊपर? नहीं, भारी नहीं पड़ेगा। देखिए, एक राजनीतिक सम्मेलन अलग होता है जिसमें जो अपेक्षित लोग रहते हैं वो आते हैं, जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य है, महासचिव है, और चिंतन शिविर एकदम अलग स्वरूप है पार्टी का। चिंतन शिविर में जो अपेक्षित होते हैं, जो पार्टी की कोर कमेटी है, कोर कमेटी के लीडराना और संघ के लोग और अनुषंगिक संगठन के जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो आते हैं। हमारी पार्टी में कोई सिर फुटबल नहीं है, जैसे कांग्रेस में सिंहदेव जी और के बीच में चल रहा है। और कई उदाहरण कई बार देखे हैं, हर उदाहरण हर दिन के बाद दिल्ली कुछ तो अभी अभय जी नहीं गिना दिए सर प्रदेश में आपके, राष्ट्रीय स्तर को तो छोड़ दीजिए। वो काल्पनिक बात बोल रहे हैं, हमारे मित्र अभय जी, उनकी बातों को गंभीरता से मत लीजिएगा। बहुत गुण रहस्य की बात, देश की सबसे पुरानी पार्टी को प्रतिनिधित्व कर रखे हैं और वो अभी उसके प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं। आप कह रहे हैं गंभीरता से मत लीजिए, वो कल को कह देंगे कि इनकी बात को गंभीरता से मत लीजिए।
अवैध ही हमारे मित्र हैं और वो जो बात कह रहे हैं वो उनकी बुनी हुई बातें हैं। अगर ऐसी सच्चाई होती तो 3 मैंडेट मिलना, 3 जो कांग्रेस का गढ़ है छत्तीसगढ़, उस कांग्रेस के गढ़ में छत्तीसगढ़ को जो 3 जनादेश मिला है वो इसलिए मिला है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति, नियम, अनुशासन वो सर्वोपरि है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी अलग हो गई और फिर बार बार आपकी बैठकों में डी पुरंदेश्वरी जी आकर ये क्यों फटकार लगा देती हैं एनसीपी कि गुटबाजी को बंद कर दीजिए, संयमितता के साथ काम करिए? ऐसा क्यों हो रहा है सर फिर बार बार बैठकों में? नहीं, संयम के सब बात हो रही है। जो हमारी चिंतन शिविर है, हम जनता के लिए और वन बंधुओं के लिए कार्य योजना बना रहे हैं, तो वो बना रहे हैं, ये चलती रहेगी, ये प्रक्रिया है। और हम पिछले 15 साल में भी जो काम किए उस काम को भी जनता समझ रही है ना। पिछले 2.5 वर्षों में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ में तब्दील हो गया, छत्तीसगढ़ में शराब चोरी बढ़ गई है, शराब की नदियां बह रही है, और जो कांग्रेस पार्टी ने वादे किए थे वो झूठे वादे साबित हुए हैं। उन बातों को लेकर चिंतन शिविर में सारी बातें होगी और हम जनता जनार्दन। अच्छा राजीव जी, चिंतन शिविर में क्या इस बात को लेकर मंथन और चिंतन होगा कि इतने वर्षों तक जिस प्रदेश पर हमने राज किया, 15 वर्षों तक जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली, वो 15 सीटों पर सिमट गई, क्या इस पर मंथन होगा कि आखिर इसके कारण क्या रखे? कहां गुटीय राजनीति का शिकार पार्टी को होना पड़ा, कहां संगठनात्मक थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली? इस पर क्या मंथन चिंतन होगा इस शिविर के दौरान? देखिए, शिविर में हर बातों का उल्लेख होता है कि कहाँ कुछ कमी हो गई, कहाँ पे हम पीछे रह गए, उस बातों का उल्लेख तो होगा। देखिए, लोकतंत्र में तो बार बार कहता हूँ कि सत्ता गौण है हमारे लिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता को माध्यम समझती, जनता की सेवा। सर, आपने पहले ही सवाल के जवाब में कहा कि सत्ता की कुंजी बस्तर से मिलती है और इसीलिए बस्तर में चिंतन मंथन कर रहे हैं। मैंने तो ये सवाल भी नहीं किया, उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया। और अब आप कह रहे हैं कि सत्ता हमारे लिए गौण है। एक पलड़े पर रहिए ना सर। हम एक पलड़े पर है कि हम जनता के लिए काम करते रहेंगे, सत्ता के माध्यम से भी और बिना सत्ता के भी। जो दीनदयाल जी का जो दर्शन है, उस दर्शन को लेकर हम चलते हैं और उसको लेकर हम सतत चलते रहेंगे। और जो देखिए, ये लोकतंत्र है। पिछले कांग्रेस का गढ़, इस गढ़ को भेजकर हम 3 बार जीत कर आ गए हैं और इस चुनाव में हम हार गए थे 2018 में। सर 2013 में भी कैसे जीते उसे भी ध्यान रखिए सर। किस तरह की स्थितियां थी बस्तर को लेकर, और सरगुजा और बस्तर अभी तो शून्य हैं। मैं आदिवासियों के मसलों को लेकर आपसे सवाल करूंगा। राजीव जी साथ में रखें, अभय जी भी थोड़ी देर से चुप हैं और मुस्कुरा रखें आपके जवाबों को सुनकर। लेकिन अभय जी, क्या अब कांग्रेस भी मंथन का दौर शुरू करने वाली है? कांग्रेस की भी क्या कोई स्ट्रेटेजी है, कोई रणनीति है जो तैयार की जा रही है? देखिए, हर राजनीतिक दल को चिंतन और मंथन तो करना ही चाहिए। 6 महीने के अंदर एक बैठक ऐसी होनी चाहिए कि हम 6 महीने में क्या काम किए और क्या उसमें कमी रही और बेहतर उसको कैसे कम से कम आपने इस बात को स्वीकार किया। जो आज आवश्यकता है सभी राजनीतिक दलों को, जो कांग्रेस हमेशा करती है, जो कांग्रेस हमेशा करती है। अभी वर्धा हमारे सब नेता गांधी जी के आश्रम में गए थे और गांधी जी के आश्रम में बैठकर महात्मा गांधी के स्टेचू के नीचे चिंतन किया कि लोकतंत्र कैसे बचे, अंतिम आदमी तक विकास कैसे पहुंचे और देश किस दिशा में जाएगा और दुनिया में हिंदुस्तान को सांप्रदायिक के रूप में पहचाना जाएगा या लोकतांत्रिक देश के रूप में पहचाना जाएगा। हम चिंतन इस विषय में करते हैं। मैं तो राजेश चक्रवर्ती से यही कहूंगा कि दिलीप सिंह जुदेव, बलीराम कश्यप, ललन शाह जैसे नेता इनकी पार्टी में हुआ करते थे, जो आदिवासियों की लड़ाई लड़ते थे, जो आदिवासियों का नेतृत्व करते थे। आज नंद कुमार साय को आपने किस स्थिति में रखा है? आज विष्णुदेव साय को आपने किस स्थिति में रखा है? और जब सत्ता आपकी 15 साल थी तो मुख्यमंत्री रमन सिंह थे और उनके मंत्रिमंडल में कितने आदिवासियों को आप प्राथमिकता देते थे? आज ये चिंतन करिए आप। जनता इस बात का जवाब मांग रही है, समुदाय के लोग इस बात का जवाब मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में रमन सिंह रायगढ़ में चिंतन शिविर में कहते हैं कि कार्यकर्ता कमीशन लेना बंद कर दे, आदिवासी चेहरे की मांग कांग्रेस पार्टी में नहीं उठी। ये चिंतन करते हैं। ये क्या आदिवासियों के हित को लेकर क्या कांग्रेस में अभी कांग्रेस के खिलाफ पूरा सम्मान है? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ आदिवासी नेतृत्व की बात, आदिवासियों को पूरे सम्मान के साथ हम रखे हुए हैं। आदिवासी नेतृत्व कर रहा है हमारे यहाँ।
मोहन मरकाम जी हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ मंत्री हैं, लखमा जी मंत्री हैं, टेकाम जी मंत्री हैं, अमरजीत भगत जी महत्वपूर्ण विभागों में बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात बस्तर में बैठे हैं। बस्तर में हमने एक औद्योगिक घराने से जमीन छीनकर उनको वापस किया, आदिवासियों को, जिनकी आज जमीन लेके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उद्योग के लिए दी थी और उद्योग की स्थापना नहीं हो रही थी। बिल्कुल, ये 5 बनों पर 7 बनों पर चलिए खैर आदिवासी हित की बात तमाम राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन सच्चाई कितनी है ये भी जानना कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। लौटता हूं अभय सर, लौटता हूं आपके पास। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। कैसे देखते हैं बीजेपी के इस चिंतन मंथन शिविर को जो बस्तर में होने जा रहा है? 2018 में भी हुआ, कोई बहुत बड़ी परिणाम जो है वो उसके पक्ष में हुए नहीं। 1 सीट मिली थी, वो भी चली गई। लगा हुआ सरगुजा भी सीधा सुपड़ा साफ हो गया। आदिवासी हितों का अगर जिक्र किया जाए तो 29 सीटों में से 27 सीटों पर ही कांग्रेस के और 2 सीटें बीजेपी के हाथ में आई। ऐसी स्थिति में अब अगर 2023 को लेकर भारतीय जनता पार्टी मंथन करती है तो कितना कारगर साबित होगा बाबूलाल सर? देखिए, ये प्रयास है और चिंतन शिविर इनकी प्रक्रिया है। ये हमेशा चिंतन शिविर करते हैं। इस बार 4 साल के बाद कर रहे हैं। 4 साल पहले जब चिंतन शिविर हुआ था, आपको मालूम होगा कि इनके चिंतन शिविर में बात निकल के आई थी कि कमीशन बंद कर दो 1 साल, हमारी सरकार फिर से आ जाएगी। अब क्या होगा? तो ये चिंतन के समय ये लोग बहुत सारी बातें, बहुत सच्चाई पर बात करते हैं। और उन सच्चाइयों में इस वक्त जो गलतियां चल रही है, तो नेतृत्व के बारे में जो वहां वो चल रही है, भाई आखिर डॉक्टर रमन सिंह होंगे या और कौन होंगे? कोई चेहरा ही दूसरा नहीं है डॉक्टर रमन सिंह के अलावा इनके पास में। तो चेहरा कैसे प्रोजेक्ट किया जाए, कौन सा चेहरा लाया जाए, या किस तरह से प्रयोग किया जाए, या डॉक्टर रमन सिंह के पीछे ही चला जाए, ये सारी चिंता होती है। नहीं, पर फिर बाबूलाल जी सवाल ये उठता है कि अगर डी पुरंदेश्वरी से सवाल किया जाए तो वो कह देती हैं कि चेहरा अभी डिसाइड नहीं है, अभी तो पार्टी के चेहरे पर चुनाव होगा। आपके पास 15 साल का मुख्यमंत्री रहा है, उसके चेहरे पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे, तब फिर कहां से नया चेहरा लाया जाएगा? वही तो चिंता है और इसीलिए चिंतन है दीपेश जी, यही चिंता है, उसी की चिंतन है। और वही चिंतन निकलेगा कि आखिर लीडरशिप किसके हाथ में दी जाए, कौन सा चेहरा ऐसा होगा जो हमको जिता सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जैसे कह रही हैं पुरंदेश्वरी जी, वो तो लड़ती ही है, भाजपा के नाम से लड़ा ही जाता है चुनाव, लेकिन चेहरा भी होना चाहिए जिसके नाम पर लोग दें। डॉक्टर रमन सिंह को लोग जानते हैं, पूरे प्रदेश में जानते हैं। ऐसा चेहरा अभी इनके पास नहीं है जिसको पूरा प्रदेश अच्छी तरह से जानता हो, समझता हो, जिसके प्रति उनकी भावनाएं हो, उनके प्रति उनकी प्रतिक्रिया अच्छी हो। इस वक्त रमन सिंह के लिए जो है प्रतिक्रिया भले ही ऊंची नीची होगी, ऊपर नीचे होगी, लेकिन चेहरा वही है, दूसरा कोई चेहरा नहीं दिखता। इसलिए जो है बहुत सारी चिंताएं इनके हाथ में है। अभी ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार काम कर रही है और ग्रामीणों किसानों पर केंद्रित योजनाएं बन रही है, वो भी एक चिंता का विषय इनके लिए है कि कैसे क्रश किया जाए इस बात को। नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थिति अगर बनेगी, किसान नेता, किसान मुख्यमंत्री, ये जो बनी हुई है इमेज, उस इमेज को कैसे क्रश किया जाए, क्या किया जाए, ये सोचा जाएगा। नेतृत्व में किसके साथ किसको बढ़ाया जाए जो किसान नेता की छवि वाला हो और इसकी बराबरी में खड़े हो सके, ओबीसी हो या और कोई कास्ट से हो, लेकिन किसान नेता की छवि वाला आदमी चाहिए। ऐसा मुझे बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो छवि है वर्तमान समय में कांग्रेस की तरफ से लीडरशिप की, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती नजर आती है बीजेपी के लिए, और यही वजह है कि चिंतन मंथन चल भी रहा है। राजीव जी, सवाल यही है कि चेहरे को लेकर भी क्या बातचीत हो पाएगी? क्या चेहरा कोई फाइनल पार्टी कर सकती है? क्या इस चेहरे के जरिए हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब समय बचा बहुत कम है? राजीव जी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी काडरवाइज पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। चेहरा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत सारे राज्यों में आप देखेंगे कि बिना चेहरे के भी चुनाव लड़े गए और उसके बाद चुनाव के बाद निर्णय हुआ, जो पार्टी हाईकमान ने तय किया उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। मूल बात है कि हम किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय और सेतु बनाए, जनता के बीच में किस प्रकार से अपनी बातों को। ठीक है, हालांकि बीजेपी फुल हर तरीके से नकारती हुई नजर आ रही है। बाबूलाल जी, संक्षेप में एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा। 29 आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं, उनमें से 27 पर कांग्रेस है, मात्र 2 बीजेपी के हाथों में हैं। आदिवासी वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी से छिटकता हुआ जा रहा है। उसे पाने के लिए क्या वाकई में अब कोई कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, एक बड़ी स्ट्रेटजी के साथ बीजेपी को उतरना पड़ेगा? जा रहे हैं
जो बात आज उठ रही है आदिवासी नेतृत्व की, उस तरफ जाएगी। ये चिंतन शिविर देखिएगा, इसका निर्णय जो है इस तरह ही जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्यकारी अध्यक्षों की भी कोई घोषणा हो जाए शिविर के बाद? कोई बड़ी बात नहीं है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मजबूत करने का बिल्कुल, वाकई में ये कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है इस पर भी फैसला पार्टी कर सकती है, चूंकि समय का अभाव था। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अब देखने वाली बात को कि इस चिंतन मंथन से निकलता क्या है, अमृत पार्टी के कितना पक्ष में होता है और विष जो निकलता है उससे कितना विपक्षी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।